बहुत ही जानी पहचानी स्थिति की कल्पना करते हैं। एक नया लक्ष्य सामने है, शायद ऑफिस का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कोई निजी लक्ष्य, जैसे कि वजन कम करना या या कोई नई भाषा सीखना। शुरुआत के दिनों में ना एक गजब का उत्साह होता है। बिल्कुल। कैलेंडर पर वो जो आखिरी तारीख है, जो डेडलाइन है, वो बहुत दूर नजर आती है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर का समय अपने पास ही है। सही कहा। लोग अक्सर गहरी सांस लेते हैं, खुद से कहते हैं कि भाई अभी तो बहुत वक्त है, और फिर काम को कल पे टाल दिया जाता है। और यही होता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते महीनों में। शुरुआत में जो एक आरामदायक स्थिति थी, वो धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगती है। वो पैनिक शुरू होने लगता है। एकदम। और फिर वो आखिरी रात आती है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं, कॉफी के अनगिनत कप खाली होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आंखें थक जाती हैं। हाँ, और रात रात भर जागकर उस काम को पूरा करने की घबराहट होती है। ये एक ऐसी कहानी है, मतलब जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर जिया है। बिल्कुल जिया है। डेडलाइन के करीब आने पर वो जो पैनिक मोड कैसा महसूस होता है, ये किसी के लिए भी कोई अनजानी बात नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो देखिए लगभग हर इंसान के जीवन का हिस्सा रहा है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम बार बार इसी चक्र में फंसते हैं। बार बार। और इसीलिए आज के इस चर्चा में, इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है। मैक्सिम डिसूजा की किताब हाउ टू मीट योर डेडलाइंस। ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, और ये लीन प्रोडक्टिविटी बुक्स सीरीज का हिस्सा है। जी। इस सीरीज की खासियत यह है कि इसमें लंबी चौड़ी या घुमा फिरा कर बातें नहीं होती। ये मुश्किल से 15 से 25 पन्नों की एक छोटी सी किताब है। एकदम सीधे काम की बात। हाँ, एक्शन लेने वाली सलाह। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर हम बार बार डेडलाइन क्यों चूकते हैं, और इस किताब में दिए गए उन तरीकों को सामने लाना है जिनसे काम समय पर पूरा हो सके। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस किताब की जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगी, वो ये है कि ये किसी खोखले सिद्धांत पर आधारित नहीं है। किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। समस्या सिर्फ आलस या काम को टालने की नहीं है, बल्कि अपनी उम्मीदों को सही तरीके से सेट न कर पाने की है। और लेखक ने इसे खुद आजमाया है ना? हाँ, लेखक मैक्सिम डिसूजा खुद को कोई बहुत बड़ा लाइफ कोच नहीं मानते। उनका ज्ञान पिछले 15 सालों के उनके खुद के ट्रायल और एरर से आया है। मतलब ये सारी बातें असल जिंदगी की कसौटी पर परखी गई हैं। 100%। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि डेडलाइन को पूरा करने की शुरुआत सबसे पहले इस बात से होती है कि हम अलग-अलग तरह की डेडलाइंस को पहचानें और ये समझे कि हमारा दिमाग उन पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। जी। तो डेडलाइंस की पहचान करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैक्सिम ने अपनी किताब में डेडलाइंस को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी उन डेडलाइंस की है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी बाहरी डेडलाइंस। जी। ये वो लक्ष्य या तारीखें हैं जो दूसरे लोग या बाहरी परिस्थितियां तय करती हैं। जैसे कि बॉस ने कोई काम दे दिया। हाँ, बिल्कुल। या अगर कोई कंपनी में काम करता है तो बॉस तय करता है कि प्रोजेक्ट कब तक पूरा होना चाहिए। या अगर कोई स्टार्टअप चला रहा है तो इन्वेस्टर्स ये तय करते हैं कि नया प्रोडक्ट मार्केट में कब लॉन्च होगा। सही बात है। या फिर एक और उदाहरण लें, मान लीजिए किसी के पास नौकरी नहीं है, तो उसके बैंक खाते में बचे हुए पैसे ये तय करते हैं कि भाई कितने महीनों के अंदर नई नौकरी ढूंढनी ही होगी। इन सभी स्थितियों में एक बात समान है, अगर ये डेडलाइन चूक गई तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। नौकरी जा सकती है, फंडिंग रुक सकती है, या इंसान सड़क पर आ सकता है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इतने गंभीर परिणाम होने के बावजूद इंसान का दिमाग एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक पैटर्न फॉलो करता है। कैसा पैटर्न? जब ये थोपी गई डेडलाइन दूर होती है तो हमारे अंदर ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भावना हावी हो जाती है। अच्छा। हमारा दिमाग भविष्य के किसी बड़े खतरे की तुलना में वर्तमान में मिलने वाले छोटे से आराम को ज्यादा अहमियत देता है। यानी दिमाग सोचता है कि अगले महीने की मुसीबत के बारे में आज क्यों सोचें, आज तो मजे करते हैं। बिल्कुल यही होता है। इसलिए शुरुआत में काम को बहुत हल्के में लिया जाता है, और फिर जैसे जैसे समय बीतता है लोग सोचते हैं कि अब शुरू करना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ा और इंतजार करने का फैसला कर लेते हैं। अगर काम शुरू भी होता है तो सिर्फ दिखावे के लिए। और फिर जब डेडलाइन बिल्कुल सर पर आ जाती है तब पैनिक मोड में पूरी ताकत लगाकर काम होता है। भारी मानसिक दबाव में।
किताब में इस पर एक बहुत ही रोचक बात कही गई है। बर्बाद किया गया समय हमेशा उपलब्ध समय के अनुपात में होता है। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी काम को करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। ठीक है। तो शुरुआत के कई महीने सिर्फ आराम करने, योजनाएं बनाने और समय बर्बाद करने में निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसी काम के लिए सिर्फ 6 घंटे दिए जाएं, तो इंसान शुरुआती कुछ घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिता देगा और आखिरी के 3 घंटों में पूरा काम समेट लेगा। वही बात होगी ना, काम कितना मुश्किल है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास समय कितना है, हमारा दिमाग उस हिसाब से काम को टाल लेता है। ये तो वाकई इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सच में। अब दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, जो शायद और भी ज्यादा दिलचस्प है। खुद के लिए तय की गई डेडलाइन। हाँ, जब लोग खुद अपने लिए कोई समय सीमा तय करते हैं तो इसमें अक्सर 2 तरह की गलतियां होती हैं। पहली गलती है अवास्तविक या अनरियलिस्टिक डेडलाइन तय करना। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें गो गेटर्स कहा जाता है। हाँ, जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। अति आत्मविश्वास में आकर वे ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जिन्हें बिना किसी चमत्कार के पूरा करना असंभव है। जैसे कि मैं 1 हफ्ते में 10 किताबें पढ़ लूंगा, या मैं 1 महीने में अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दूंगा। अंदर ही अंदर पता होता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन वे खुद को झूठी तसल्ली देते हैं और जब वे असफल होते हैं तो खुद को ही कोसते हैं। बिल्कुल। इस समस्या से बचने के लिए किताब स्मार्ट गोल्स तय करने की सलाह देती है। यानी ऐसे लक्ष्य जो स्पष्ट हों, जिन्हें मापा जा सके और जो वास्तविक हों। लेकिन अनरियलिस्टिक डेडलाइन तो फिर भी एक हद तक समझ आती है, क्योंकि कम से कम उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। हाँ, लेकिन खुद के लिए तय की गई डेडलाइंस का जो दूसरा प्रकार है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कौन सा प्रकार है? किताब इसे सुस्त या लिथार्जिक डेडलाइन कहती है। इसमें लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। मतलब काम को बेवजह खींचना। हाँ, भले ही कोई काम जल्दी पूरा किया जा सकता हो, लेकिन लोग खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि अभी बहुत समय है। वे जानबूझकर डेडलाइन को लंबा खींच देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये रवैया अक्सर उन लक्ष्यों के प्रति अपनाया जाता है जो जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे कि कोई ऐसा काम जो भविष्य बदल सकता है, कोई ऐसी नौकरी बदलना जिससे इंसान नफरत करता हो, या कोई नया करियर शुरू करना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, या भविष्य के लिए पैसे बचाना। चूंकि इन लक्ष्यों की डेडलाइन कोई बॉस या इन्वेस्टर नहीं तय कर रहा है, तो इनके चूक जाने पर किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को नुकसान होता है। कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई नौकरी से निकालने वाला नहीं होता। इसलिए इन सपनों को टालना सबसे आसान होता है। सुस्त डेडलाइन को लेकर मैक्सिम ने जो उदाहरण दिया है ना, वो इतना सटीक है कि कोई भी उससे जुड़ सकता है। वो नौकरी छोड़ने वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए कोई अपनी वर्तमान नौकरी से बहुत परेशान है और वो तय करता है कि अगले 3 महीनों के अंदर वो एक नई नौकरी ढूंढ लेगा। अब देखिए, असल जिंदगी में क्या होता है। पहले महीने में दिमाग कहता है कि अरे अभी तो पूरे 3 महीने हैं, बहुत समय है, और वो इंसान आराम करता है। फिर दूसरा महीना आता है। हाँ, दूसरे महीने बाद थोड़ी सी हलचल होती है। वो अपने रिज्यूमे में कुछ बदलाव करता है, शायद कुछ जॉब पोर्टल्स पर अकाउंट बनाता है, लेकिन पूरी मेहनत नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और फिर जब तीसरा महीना शुरू होता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि भाई, सिर्फ 30 दिनों में एक अच्छी नौकरी ढूंढना तो व्यवहारिक ही नहीं है। तो वो क्या करता है? वो हार नहीं मानता, बल्कि अपनी डेडलाइन को अगले 3 महीनों के लिए और खिसका देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। एकदम, क्योंकि अब नई डेडलाइन फिर से 3 महीने दूर है, इसीलिए वो उस तीसरे महीने में भी आराम करने लगता है, जो असल में उसका आखिरी महीना होना चाहिए था। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये बहुत ही डरावना सच है। बहुत डरावना। इसी संदर्भ में मैक्सिम का एक कोट है जो बहुत गहराई तक असर करता है। वे लिखते हैं, खुद पर लागू की गई डेडलाइंस को टालने से असफलता की तुलना में कहीं ज्यादा सपने टूटे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो कम से कम हमने कोशिश की होती है। हारने पर हम कुछ सीखते हैं, अगली बार बेहतर करने का अनुभव मिलता है। सही कहा। लेकिन जब हम अपने ही सपनों की डेडलाइन को बार बार आगे खिसकाते रहते हैं तो हम वास्तव में कोशिश करने से ही बच रहे होते हैं। हम उस सपने को बिना लड़े ही मरने देते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि समस्या हमारे इरादों में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिससे हम अपने लक्ष्यों और समय को प्रबंधित करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मनोविज्ञान और समस्याएं तो समझ आ गईं, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। इस चक्र को कैसे तोड़ें? यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है,
किताब सिर्फ समस्याओं को गिना कर नहीं छोड़ देती, बल्कि डेडलाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 5 बहुत ही व्यावहारिक तरीके सुझाती है। जी। तो पहला समाधान है, पहला कदम जल्दी उठाएं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा उसे शुरू करने का मन बनाना होता है। हाँ, लोग अक्सर बहाने बनाते हैं कि आज का दिन बहुत व्यस्त है या ये काम तो बहुत लंबा है, कल सुबह ताजे दिमाग से शुरू करूंगा। लेकिन सुनने में तो आसान लगता है कि पहला कदम जल्दी उठाएं, पर जब प्रोजेक्ट सच में बहुत बड़ा और डरावना हो तो सिर्फ एक छोटा कदम उठाने से वो डर कैसे खत्म होगा? यह बहुत ही अच्छा सवाल है। मैक्सिम समझाते हैं कि काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसका पहला कदम सिर्फ एक 5 मिनट की फोन कॉल करना है या एक सादे कागज पर कुछ विचार लिखना है। अगर उस छोटे से कदम को टाल दिया गया तो टालम टोल की आदत जड़ पकड़ लेती है। लेकिन अगर वो छोटा सा कदम तुरंत उठा लिया जाए तो एक मोमेंटम या गति बन जाती है। यानी ये भौतिकी के उस नियम की तरह है कि दो चीज गति में है, वो गति में ही रहना चाहती है। बिल्कुल। वो पहला एक्शन एक नींव तैयार करता है और दिमाग को ये संकेत देता है कि काम शुरू हो चुका है। एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना कहीं ज्यादा आसान लगता है। अब अगर काम शुरू हो ही गया है तो उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए? यहीं पर दूसरा समाधान आता है, माइलस्टोन्स तय करना। जी। जब सामने कोई बहुत बड़ा और लंबा लक्ष्य होता है तो वो एक विशाल पहाड़ की तरह डरावना लगता है। 100 पन्नों की रिपोर्ट लिखना असंभव लग सकता है। लेकिन माइलस्टोन्स उस बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि हर दिन सिर्फ 10 पन्ने लिखना। इसके लिए किताब में एक लंबी सड़क यात्रा का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। वो लॉन्ग ड्राइव वाला एनालॉजी। हाँ, जब हम किसी लंबे सफर पर निकलते हैं तो सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन्स हमें बताते हैं कि हमने कितनी दूरी तय कर ली है और मंजिल अभी कितनी दूर है। वे पत्थर न सिर्फ हमारी स्थिति बताते हैं, बल्कि वो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरणा भी देते हैं। हर माइलस्टोन को पार करने पर लगता है कि एक छोटी सी जीत मिल गई। और यही सिद्धांत काम पर लागू होता है। बिना माइलस्टोन्स के एक दूर की डेडलाइन सिर्फ एक बोझ लगती है। लेकिन जब उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो वो लंबा काम एक कदम दर कदम रोमांच में बदल जाता है। हर छोटा हिस्सा पूरा करने पर जो जीत का एहसास होता है वो आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। माइलस्टोन्स तो तय हो गए, लेकिन अगर कोई इंसान मेरी तरह भुलक्कड़ हो तो उन माइलस्टोन्स को याद कैसे रखा जाए? ये तो बहुत आम बात है, क्योंकि हम अक्सर खुद से कहते हैं कि अरे मुझे सब याद रहेगा, मुझे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हम सब ने कभी न कभी ये सोचकर चीजों को याद रखने की कोशिश की है और बुरी तरह से भूल गए हैं। और यहीं पर तीसरा समाधान काम आता है, रिमाइंडर्स का उपयोग करना। किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी याददाश्त अक्सर हमें धोखा देती है। हम कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने दिमाग पर भरोसा करने के बजाय रिमाइंडर्स का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। वो क्या? अक्सर लोग अपनी उत्पादकता बढ़ाने के जोश में किसी नए और जटिल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि नया टूल उनकी सारी समस्याएं सुलझा देगा। हाँ, लोग नए नए सॉफ्टवेयर ढूंढने लगते हैं। लेकिन मैक्सिम चेतावनी देते हैं कि रिमाइंडर के लिए किसी बिल्कुल नए माध्यम का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी टास्क मैनेजमेंट ऐप का उपयोग नहीं कर रहा है तो अचानक से उसे सीखना और रोज चेक करना एक नया काम बन जाएगा। ये एक तरह का फेक वर्क या नकली काम है जो असली काम से ध्यान भटकाता है। एकदम सही। तो फिर क्या करना चाहिए? उस टूल का उपयोग करना चाहिए जिसके साथ व्यक्ति पहले से ही सहज हो। जैसे मोबाइल फोन का साधारण अलार्म। हाँ, या वो सामान्य कैलेंडर जिसे रोज देखा जाता है। इसके पीछे का कारण है निरंतरता बनाए रखना। जो चीज पहले से आदत में है उसे कायम रखना आसान होता है। और रिमाइंडर्स ऑटोमेटेड होने चाहिए। जी, अगर किसी को बार बार मैन्युअली रूप से जाकर चेक करना पड़े कि आज क्या काम है तो वो सिस्टम जल्दी फेल हो जाएगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। जो चीजें पहले से हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं उनका इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी है। अब हम चौथे समाधान पर आते हैं जो पिछले वाले से ही जुड़ा हुआ है। यह है कैलेंडर व्यू का इस्तेमाल करना। देखिए, जिंदगी सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट या एक लक्ष्य तक सीमित नहीं होती। सही बात है। करियर में आगे बढ़ना है, आर्थिक स्थिति को संभालना है, सेहत का ध्यान रखना है, रिश्तों को समय देना है और अपने शौक के लिए भी वक्त निकालना है।
इन सब की अपनी अपनी डेडलाइंस होती हैं। और जब ये सारे काम सिर्फ एक लंबी सी टू डू लिस्ट में ऊपर से नीचे तक लिखे होते हैं तो उन्हें देखकर ही भारीपन महसूस होता है। बिल्कुल, ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा काम कब पूरा होना है। और कभी-कभी तो लोग इस उलझन में काम के वक्त आराम करने लगते हैं और आराम के वक्त काम की चिंता करने लगते हैं। यही वजह है कि किताब एक ही जगह पर सारी डेडलाइंस को देखने की वकालत करती है। जब सारी समय सीमाएं एक कैलेंडर पर सामने होती हैं, तो ये साफ हो जाता है कि समय और ऊर्जा कहाँ और कब लगानी है। इससे टकराव से बचा जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि किस हफ्ते में ऑफिस का काम ज्यादा है और किस हफ्ते में परिवार के साथ बाहर जाने का समय निकाला जा सकता है। मैक्सिम ने इसके लिए आसाना जैसे किसी डिजिटल कैलेंडर का जिक्र किया है। हाँ, और उनकी बात बहुत प्रभावशाली है। वे कहते हैं डेडलाइन चूकने से भी बुरी बात यह है कि इंसान ये भूल जाए कि उसकी कोई डेडलाइन थी। बाप रे, डेडलाइन भूल जाना तो वाकई एक डरावना सपना है ना? कैलेंडर व्यू इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी जरूरी काम नजरों से ओझल ना हो। अब आते हैं 5वें और आखिरी समाधान पर, विजन बोर्ड। कुछ लोगों को कैलेंडर या लिस्ट देखकर प्रेरणा नहीं मिलती। वे स्वभाव से विजुअल होते हैं, उन्हें चीजों को देखकर प्रेरणा मिलती है। ऐसे लोगों के लिए विजन बोर्ड बहुत काम आता है। लेकिन विजन बोर्ड बनाने में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कैसी गलती? लोग अक्सर विजन बोर्ड पर सिर्फ अंतिम परिणाम या लक्ष्य की तस्वीर लगा देते हैं, जैसे किसी महंगी गाड़ी या बड़े घर की फोटो लगा लेना। हाँ, लेकिन किताब में विजन बोर्ड को प्रभावी बनाने के लिए 2 सख्त नियम बताए गए हैं। पहला नियम ये है कि उस बोर्ड पर काम की प्रगति भी दिखनी चाहिए। प्रगति? हाँ, वो बोर्ड ये बताना चाहिए कि उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय कर ली गई है। मतलब सिर्फ सपनों की तस्वीर नहीं बल्कि रास्ते की तस्वीर भी होनी चाहिए। जैसे अगर पैसे बचाने हैं तो एक चार्ट जो हर महीने बढ़ती हुई बचत को दिखाए। बिल्कुल सटीक। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि उस विजन बोर्ड को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां वो बार बार नजर आए। अगर कोई एक बहुत सुंदर विजन बोर्ड बनाकर उसे किसी डायरी में बंद कर दे या दराज में छिपा दे तो उसका कोई मोल नहीं है। उसे कमरे की दीवार पर, कंप्यूटर के डेस्कटॉप वॉलपेपर पर या वर्क डेस्क के सामने लगाना चाहिए ताकि हर रोज, हर पल वो लक्ष्य आंखों के सामने रहे। इन 5 बेहतरीन तरीकों के अलावा किताब के अंत में कुछ और बहुत ही काम के सुझाव भी दिए गए हैं। जी। लेखक मैक्सिम डुसूजा अपने ब्लॉग प्रोडक्टिव क्लब का जिक्र करते हैं। इस ब्लॉग पर वे सिर्फ हवाई बातें नहीं करते, बल्कि स्पष्ट निर्णय लेने और लक्ष्य निर्धारण जैसे विषयों पर अपने अनुभव शेयर करते हैं। और आजकल बहुत से लोग दिन में 6 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं। और उनके लिए ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। एक क्लिक पर सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट मौजूद है। हाँ, ऐसे लोगों के लिए किताब में इन द जोन नाम के क्रोम ब्राउजर टूल की सिफारिश की गई है। यह टूल काम के वक्त ध्यान भटकने से रोकता है और उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करता है। ये सारे टूल्स और तरीके असल में एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि अपने व्यवहार को प्रबंधित करना ही समय को प्रबंधित करना है। जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट चित्र उभर कर आता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि डेडलाइंस को सिर्फ एक अकेली जरूरत या किसी प्रोजेक्ट के अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए। डेडलाइन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरा जाए या भागा जाए। इसके बजाय इसे अपनी जीवन शैली और काम करने के तरीके का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल, चाहे बात करियर में ग्रोथ की हो या व्यक्तिगत संतुष्टि की, समय सीमाओं का सम्मान करना और उन्हें पूरा करना एक आदत बननी चाहिए। मैक्सिम की किताब का एक विचार यहाँ बहुत प्रासंगिक है। कोई भी लक्ष्य असल में एक सपना होता है जिसके साथ एक डेडलाइन जुड़ी होती है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। जब तक किसी सपने की कोई तारीख तय नहीं होती, वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव रहता है जो शायद कभी हकीकत में ना बदले। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये किताब हमें सिर्फ एक काम पूरा करने की मशीन नहीं बनाती, बल्कि ये हमें हमारे खुद के मनोविज्ञान से रूबरू कराती है। सही बात है। ये दिखाती है कि कैसे हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जब हम चीजों को टालते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमें वो हथियार भी देती है जिससे हम इस टालमटोल पर जीत हासिल कर सकते हैं। छोटे कदम उठाना, माइलस्टोन्स बनाना, रिमाइंडर्स का सही इस्तेमाल करना, कैलेंडर्स देखना और विजन बोर्ड से प्रेरणा लेना, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता साफ करता है। आज हमने सपनों को
डेडलाइन देकर उन्हें हकीकत में बदलने के बारे में बहुत विस्तार से बात की। ये भी समझा कि कैसे संरचना और अनुशासन आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में हम हर चीज को नापने, तौलने और एक समय सीमा में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर शौक, हमारे रिश्ते और हमारा हर निजी पल सिर्फ डेडलाइंस के इर्द गिर्द ही घूमने लगें, तो क्या रचनात्मकता या क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह बचेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या बिना किसी योजना के अचानक से होने वाले उन खूबसूरत पलों का महत्व कम नहीं हो जाएगा? क्या सच में हर सपने को, हर इच्छा को वाकई एक डेडलाइन की जरूरत होती है, या कुछ सपनों को बस अपनी गति से बिना किसी दबाव के पनपने देना चाहिए? बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।